गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग के बीच में CDP क्लास को आगे बढ़ाते हुए पहला हेडिंग है, इसमें दिया है मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इन प्रवृत्तियों का दमन होने के कारण शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि जो शिशु का जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो पैदा होने पर सीखते हैं, जैसे हाथ पैर मारना, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अगर हम उनका दमन करते हैं, अगर उनको हम डांटते हैं, कुछ करने के लिए मना करते हैं, जो उनका जो विकास होता है वह रुक जाता है। इसलिए उन्हें शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षकों एवं अभिभावकों को इसका ध्यान रखना चाहिए और पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनका जो कि विकास क्या हो, शिक्षा में हो, अवरुद्ध न हो। दूसरा हेडिंग आपके बीच में है आत्मनिर्भरता की शिक्षा। शैशवावस्था में शिशु को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने देना चाहिए। यानी कि शैशवावस्था में शिशु को किसी भी काम को करने के लिए उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ देना चाहिए, ताकि वह कोई भी काम अपने मनमाफिक करें, छोड़ देना चाहिए। तथा शिक्षक के द्वारा उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा करनी चाहिए, यानी विकसित करनी चाहिए। शिक्षक के द्वारा उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना विकसित करना चाहिए। जैसे कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो शिक्षक या अभिभावक को ये कहना चाहिए कि आप बेटा ये बहुत अच्छे कर रहे हो, ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना विकसित करनी चाहिए। जैसे है आत्म प्रदर्शन के अवसर। छोटे बालकों में आत्म प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है। यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं, आत्म प्रदर्शन की भावना क्या होती है, प्रबल होते हैं। उनके अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ होती है, जिज्ञासा होती है। अध्यापकों एवं अभिभावकों को बच्चों की इस भावना को प्रोत्साहित करने चाहिए और उन्हें इस प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसा कि देखा जाए कि C-TET में अगर प्रोत्साहित वर्ड आ जाता है किसी वर्ड में और अवसर आ जाता है, तो वो ऑप्शन 100% क्या होता है, सही होता है। यानी कि छोटे बालकों में आत्म प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है। वो जन्म से के बाद से ही जो क्या करते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं। अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को बच्चों की इस भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उन्हें इस प्रदर्शन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। दूसरा क्या है, खेल द्वारा शिक्षा। शिशु को खेल में जन्म से ही रुचि होती है, क्योंकि शिशु जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही उनके अंदर खेल में रुचि होती है। जैसे हाथ पैर मारना, हमेशा हाथ पैर मारते रहते हैं, यानी कि उनकी सक्रियता का ये आधार होता है। शिशु को खेल में जन्म से ही रुचि होती है, यह शिशु को सक्रियता का प्रमुख आधार होता है। अतः शिशु को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शिशु को क्या होता है कि खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह खेल में ही अपना रुचि ले सकें और पढ़ाई को भी कर सकें। अगला हेडिंग है आपके बीच में खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। शिशु बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इस अवस्था में शिशु को पहले अकेले खेलने और फिर दूसरों के साथ खेलने का अवसर देना चाहिए। शिशु क्या होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले अकेले खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए तथा बाद में उन्हें एक दूसरे उन्हीं की उम्र के बच्चे के साथ खेलने के लिए उचित अवसर देना चाहिए, अवसर दिया जाना चाहिए। मानसिक क्रियाओं के अवसर। क्या होता है मानसिक क्रियाओं के अवसर हेडिंग है। शैशवावस्था में मानसिक क्रियाशीलता बहुत तीव्र होती है, जो बालकों की होती है। जो शैशवावस्था में मानसिक क्रियाशीलता बहुत तीव्र होती है, अतः अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को ध्यान, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि मानसिक क्रियाओं को करने के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए।
यानी कि अध्यापक को तथा अभिभावकों को ध्यान करना, तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करने के लिए उचित अवसर देना चाहिए ताकि उनका मानसिक क्रियाओं का विकास हो सके। अच्छी आदतों का निर्माण। क्या है हेडिंग? अच्छी आदतों का निर्माण। शैशवावस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिसमें उसमें अच्छी आदतों का निर्माण हो सके। यानी कि बच्चों को जन्म के बाद से ही उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, चाहे अध्यापक हो, चाहे घर के माता पिता हो तथा समय पर जैसे कि समय पर उठना, खाना, सोना, समय पर उठना, समय से खाना, समय से सोना, शरीर की स्वस्थता इत्यादि का ध्यान देना चाहिए। यानी कि ये जिम्मेदारी होती है एक टीचर की, एक घर की, अध्यापक की। इस तरह का आदत उनके अंदर विकसित करना चाहिए ताकि वो हर काम समय से कर सकें। अगला है बाल्यावस्था और शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, यानी कि बाल्यावस्था में बालकों की क्या शारीरिक विकास होती है इसके बारे में। अब शैशवावस्था से क्या गया? बाल्यावस्था हेडिंग है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास निम्न रूप से देखा जाता है, जैसे आकार एवं भार। भाई शिशु अवस्था में थे तो वो अलग की बात है, अब बाल्यावस्था में उनका आकार कैसा हो रहा है देखिए। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी होती है, जबकि शिशु अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होती है, लेकिन बाल्यावस्था में जो शरीर का जो विकास होती है बहुत धीमी होती है। इस काल में बालक सामान्यतः 10 से 12 इंच तक बढ़ता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बाल्यावस्था में बालक का विकास कितने इंच तक होता है? 10 से 12 इंच तक होता है तथा भार बालक का शैशवावस्था से दुगना हो जाता है तथा जितना शैशवावस्था में उनका भार होता है, जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं उनका जो भार होता है दुगना हो जाता है, दुगना होता है। इस काल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई, यानी कि यह बाल्यावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो लंबाई होती है अधिक होती है तथा उनका जो भार होता है वो भी अधिक होता है। यानी कि इस काल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। यानी कि कह रहा है कि भार वजन में द्रुत गति से वृद्धि होने लगती है, यानी तीव्र गति से, और वे लड़कों से लंबाई में लंबी और वजन में भारी हो जाती हैं। ठीक है। अब अगला हेडिंग आपके बीच में है हड्डियाँ। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों में दृढ़ता में वृद्धि हो जाती है तथा कुछ हड्डियों की संख्या में वृद्धि हो जाती हैं। इस अवस्था में हड्डियों में लचीलापन कम हो जाता है। जैसा कि शैशवावस्था में जो हड्डियां होती थी वह लचीलापन होती थी, लेकिन जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आते हैं जो हड्डियां जो होती हैं वो हड्डियों में क्या आने लगता है? कड़ापन आने लगता है। जैसे हड्डियों में लचीलापन कम होने लगता है और उसमें कड़ापन आने लगता है। ठीक है। क्या है? मस्तिष्क है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है तथा 10 वर्ष की अवस्था में बालक के मस्तिष्क का जो भार होता है, बालक के मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का 1/10 भाग होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बाल्यावस्था में यानी कि 10 वर्ष की उम्र में शरीर के मस्तिष्क का जो भार होता है पूरे शरीर के भार का चौथा भाग होता है, तो होना ये होगा 1/10 भाग होता है। क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन ये आया है कि ठीक है। अगला देखिए, दांत। लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक के अस्थायी यानी कि दूध के दांत होते हैं, गिरने लगते हैं। 6 वर्ष में अगर बच्चे चले गए तो उनके जो दूध के दांत होते हैं गिरने लगते हैं और उनमें और उसके स्थान पर अस्थायी
जो कभी न टूटे। भाई टूट, अब आज के डेट में तो टूट ही रहे हैं, नशा करने वाले लोग होते हैं। तो और उसके स्थान पर अस्थायी दांत आने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष की आयु में बालक के लगभग 28 दांत निकल आते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि किस वर्ष के आयु में बालक का 28 दांत निकल आता है। तो क्वेश्चन होता है या 12 या 13 वर्ष की आयु में बालक के 28 दांत निकल आते हैं। बालिकाओं के अस्थायी दांत बालकों की अपेक्षा कुछ जल्दी निकलते हैं। अब इसमें भी बात आ गया, जो बालिकाओं का अस्थायी दांत होता है वह बालकों के अपेक्षा जल्दी निकलता है। अस्थायी दांत निकलने से बालक तथा बालिकाओं का मुखाकृति में परिवर्तन आने लगता है। अगर अस्थायी दांत निकलने से चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उनके चेहरे में कुछ परिवर्तन आने लगता है। ठीक है। सो गाइस, आज का क्लास इसी से यहीं तक। जो व्यक्ति चैनल पर नए जुड़े हैं वे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। जो व्यक्ति पहले से जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो चैनल को लाइक करें तथा अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।